Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we will discuss the next topic on vector algebra. And in this lecture we will discuss the theorems of vector algebra. There are three theorems we are going to discuss: Green's theorem, Stokes theorem, and Gauss divergence theorem. Okay, तो इस लेक्चर के अंदर अपन तीनों जो है थ्योरम डिस्कस करेंगे, साथ के साथ उनका एक एक क्वेश्चन जो है अपन करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आती है ग्रीन्स थ्योरम. ग्रीन्स थ्योरम, तो जो ग्रीन्स थ्योरम है ये क्या करती है, लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच का एक रिलेशन जो है एस्टेब्लिश करती है. मतलब लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में अपन किस तरीके से लिखते हैं उसको बताती है. तो ये क्या बताती है, लाइन इंटीग्रेशन का कनेक्शन किसके साथ, सरफेस इंटीग्रेशन के साथ. तो क्या होता है रिलेशन, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन. देखो ये लाइन इंटीग्रेशन है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो लाइन इंटीग्रेशन एक तरीके से सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, और ये डबल ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे डेल साई अपॉन डेल्टा एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल्टा वाई डी एक्स डी वाई. तो इस सिंगल ऑर्डर इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, हाँ. तो अब देखो ये तो हो गया, लेकिन ये कब वैलिड रहेगा उसकी बात करते हैं. यहाँ पे सी और एस क्या होंगे उनकी बात करते हैं अपन, है ना. तो ये क्या है यहाँ पे जो है हेयर फाई और साई क्या फंक्शन है एक्स और वाई के, फाई एंड साई आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फाई एंड साई आर, और इट विल बी बेटर इफ आई राइट स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. और क्या चीज है, एक तो ये चीज हो गया. सेकंड चीज क्या है कि फाई एक्स कोमा वाई साई एक्स कोमा वाई, उसके बाद डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स एंड डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई. all are continuous in region are covered by the closed कर्व C. कि जो कर्व है जिसके अलोंग आप क्या कर रहे हो भाई, लाइन इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन एक कर्व के अलोंग होता है, किसी भी एक पाथ दिया जाएगा, उस पाथ के अलोंग होगा, तो उस कर्व के द्वारा ये क्लोज है, तो क्लोज पाथ क्या बनाएगा, कि एरिया बनाएगा, एक रीजन बनाएगा. तो उस रीजन के अंदर ये चारों क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, तभी यह जो थ्योरम लगती है. ठीक है, अच्छा. तो ये आपको याद रखना है. अब देखो याद करने के लिए फाई इंटू डी एक्स, जो एक्स के साथ है वो फंक्शन फाई है. तो कई बार एग्जाम में थोड़ा या किसी रेफरेंस बुक में उल्टा भी हो जाता है, यहाँ पे साई आ जाता है, यहाँ पे फाई आ जाता है. सेम चीज़ें यहाँ बदल जाएंगी. याद करने का तरीका है, जो एक्स के साथ है उसका डेरिवेटिव देखो वाई के साथ हो रहा है ना. तो ये ध्यान रखना है, फाई डी एक्स प्लस साई डी वाई. तो जो वाई के साथ है वो डेल साई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई. अगर मान लो आपको किसी बुक में ऐसे मिल जाता है ये साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई, तो इस तरफ क्या आएगा फिर, डेल फाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई. ठीक है, हाँ. तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये याद करने का तरीका है एक. बाकी देखो ग्रीन थ्योरम यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, और एमएससी के अंदर आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे ग्रीन्स आइडेंटिटी, वो डिफरेंट होती है. ठीक है ना. तो पहले ग्रीन थ्योरम है, ग्रीन्स आइडेंटिटी जब अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे. तो कंटिन्यूस ये हो गया. अब देखो इससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन करते हैं एक सॉल्व. ठीक है, और क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy, 4y माइनस 6xy dy. ठीक है,
वेयर, ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए दी गई है, वेयर C is bounded by, where C is bounded by curve y equals to under root x and y equal to x स्क्वायर। क्या आपको कर्व तो देगा ये, तो जो कर्व है वो क्या है वो अब इसने बता दिया। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब अपन पहले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, पाथ आपको दे दिया गया है, तो जो पाथ है इसको विजुलाइज करेंगे, इसको बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद पहले अपन इस इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन में सोल्व करते हैं, फिर ये थ्योरम यूज करके अपन इसके राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं उसको सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो इनकी बात करता हूं मैं, पाथ किस तरीके से है, ठीक है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर लूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख सकता हूँ, और ये तो अपना वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ही। तो ये दो इक्वेशन किसके, पैराबोला की इक्वेशन है। किसके इक्वेशन है ये, पैराबोला की। और जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y के अबाउट बनेगा, और जब x इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो x के अबाउट बनेगा। ध्यान रखना जिसकी सिंगल पावर होती है ना, हमेशा उसके अबाउट पैराबोला बनता है। तो देखो मैं पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना लेता हूँ। ये कौन सा आ गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब x जीरो तो जीरो, जब 1 होगा तो ये भी 1 होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे मैं 1 यहाँ मान लेता हूँ 1। अब देखो एक्स साइड प्रिसाइज तो मैं बनाऊंगा नहीं, है ना, हाँ, क्योंकि मेजरमेंट आर नॉट नेसेसरी, वी आर नॉट रीडिंग मैथमेटिक्स, अपन मैथ नहीं पढ़ रहे हैं ना। बाकी ग्राफ ऐसा होगा, ये क्लियर है। अब x इक्वल टू वाई स्क्वायर कैसे बनेगा, ये क्या बनेगा, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। बताओ दिक्कत हो तो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर इन दोनों कार्यों में कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। वरना मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि सिंपल स्कूल स्टैंडर्ड का बात है ये। तो सिंगल जो पावर होती है उसके अबाउट पैराबोला बनेगा, तो x के अबाउट बना x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये बना यहाँ। अब ये कहीं ना कहीं है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर ये आपको पॉइंट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, आप कोई भी इसकी y की वैल्यू यहाँ रख लो, या फिर इसकी x की वैल्यू यहाँ रख लो, एक ही बात है। तो देखो पहला आपका कर्व क्या है, क्योंकि अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, और दूसरा कर्व अपना है, तो ये y की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर आप स्क्वायर करते तो हो जाएगा x इक्वल टू एक्स की पावर 4। तो कोई भी नंबर खुद की पावर 4 के इक्वल कब हो सकता है, जब x की वैल्यू कितनी हो, या तो 0 हो या 1 हो। अरे सोल्व कर लो अगर इतना ही दिक्कत है तो x की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो तो x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 0, और एक बार x की क्यूब इक्वल टू 1 आएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो या तो ये 0 पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो देखो 0 पे कर रहे हैं, या फिर ये 1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, x की वैल्यू 1। अब अगर x 1 है तो चाहे इससे रख लो चाहे इससे रख लो, y भी 1 ही आएगा। इसका मतलब ये इंटरसेक्शन पॉइंट इनका क्या है, 1,1। ये सिर्फ मैथमेटिक्स थी स्कूल स्टैंडर्ड की। पहले मैंने दोनों कर्व ड्रॉ कर लिए, फिर क्योंकि इन दोनों से जो बाउंडेड है, c क्या है यहाँ पे, बाउंडेड बाई कर्व, इससे और इससे जो बाउंडेड है वो है, इसका मतलब ये एरिया, ये एरिया अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, बाकी अपने को किसी से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखो अब, तो ये आपने आ गया रीजन ऑफ इंटरेस्ट, बाकी आप चाहो तो मिटा सकते हो, अपने को इसी रीजन के अंदर बात करना है। तो आप किसी को भी, जैसे आप इस तरफ से जाओ क्योंकि क्लोज कर्व है, तो अगर मैं इस ब्लू लाइन के ऊपर से जाता हूँ इस तरीके से,
और रेड लाइन से आ जाता हूँ वापस। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ओरिजिन से 1 1 तक जाता हूँ जितना कॉमन रीजन है, और वहाँ से वापस घूम जाता हूँ। ये मैं करता हूँ, मतलब मैं किसके अलॉन्ग जाता हूँ, फर्स्ट फ्रॉम 0 0 to 1 1 यूजिंग द पाथ। कौन सा, ये ब्लू लाइन क्या है, x इक्वल टू वाई स्क्वायर या फिर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, अच्छा। और वैसे अपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट ये था, ये नहीं था, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, और फिर मैं वापस आता हूँ एंड बैक फ्रॉम 1 1 to 0 0 यूजिंग द पाथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस पाथ से मैं वापस आ जाता हूँ, तो मेरा एक क्लोज पाथ बन गया। बोलो बन गया नहीं बन गया, ये मैं मिटा लेता हूँ। इधर से गया और मैं इधर से वापस आ गया, एक क्लोज पाथ बन गया, और ये क्लोज पाथ ही क्या अपना सी है। तो यहाँ तक एक सिंपल मैथमेटिक्स अपनी हो गई है। अब अपने को ये इंटीग्रेशन जो है सोल्व करना है। तो पहले मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करता हूँ, उसके बाद मैं थ्योरम यूज करके करता हूँ, ठीक है। चलो, तो एक बार मैं उस डेटा को रहने देता हूँ, इसको साफ कर लेता हूँ। बताओ, यही पूछा था। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं दो इंटीग्रेशन में कर सकता हूँ। पूरा क्लोज्ड पाथ को मैं दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर सकता हूँ। एक तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँ, तब तो मैं इस पाथ को फॉलो कर लूँगा, ठीक है। और जब वापस आऊँगा तो इसको, तो मैं इसको दो इंटीग्रेशन में लिख सकता हूँ। कौन कौन से इंटीग्रेशन में, इसको मैं कौन सा पाथ है, वाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर या फिर वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाला पाथ, ये इसको मैं C1 आई फर्स्ट लिख देता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, तो सेम इक्वेशन आएगी ये तो 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर डी एक्स प्लस 4y माइनस 6xy डी वाई। देखो सिंपल लाइन इंटीग्रेशन है भाई, और मैं ऐसा थोड़ा सा उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता है, बीएससी के अंदर थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। नहीं सीखा हो तो आप बताना, मैं और डिटेल से बता दूंगा लाइन इंटीग्रेशन। मैंने कुछ नहीं किया। अरे इसका मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसका क्या मतलब है, पूरा इंटीग्रेशन यहाँ से ऐसे जाके टोटल। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस जो रिटर्न जर्नी है उसको मैं सेकंड इंटीग्रेशन में लिख सकता हूँ। तो उसमें क्या करना है, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर डी एक्स प्लस 4y माइनस 6xy डी वाई। बोलो, अब आपका सवाल होगा कि सर आप इसको दो में क्यों लिख रहे हो। तो दो में लिखने का रीज़न मैं बता देता हूँ। क्योंकि भैया जब यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो इक्वेशन ऑफ पाथ अलग है, और जब यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो इक्वेशन ऑफ पाथ अलग है। मतलब पाथ की इक्वेशन क्या है, अलग अलग है। अलग अलग है इसका मतलब ये जो सोल्व होंगे उनको अलग अलग तरीके से सोल्व होंगे। तो अलग अलग तरीके से सोल्व क्यों होंगे, तो आपको याद आना चाहिए, लाइन इंटीग्रेशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था, अगर लाइन इंटीग्रेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी आई बटन पे आप क्लिक करोगे ऊपर तो आ जाएगा, वहाँ से आप पहले वो देख लो, ठीक है। लाइन इंटीग्रेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये बताई थी कि इनको इंटीग्रेशन करने से पहले आपको क्या करना होता है, इसमें जितने भी वेरिएबल हैं उनको सिंगल वेरिएबल से रिप्लेस करना होता है। बताया था ना, क्या बताया था, रिप्लेस ऑल द वेरिएबल्स in integral with a single variable कि जितने भी वेरिएबल हैं उन सबको आप किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्लेस कर दो, और इट विल बी बेटर रिप्लेस ऑल द वेरिएबल्स इंटीग्रल
इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे ज़्यादा बेटर रहेगा ना, इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। अच्छा कैसे कर दोगे, तो उनके बीच कोई रिलेशन होना चाहिए। अगर मेरे को y जो है उसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब y और x के बीच एक रिलेशन मेरे पास होना चाहिए। जैसे अगर y इक्वल टू 2x है, तो अगर मेरे को y है तो y की जगह मैं कितना रख लूँगा 2x, तो अपने पास एक रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन होता है, कौन सा होता है रिलेशन, पाथ का इक्वेशन। ये मैं मिटा लेता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वेरिएबल यूजिंग द इक्वेशन ऑफ पाथ, कि जो पाथ की इक्वेशन है उसकी मदद से आप जितने भी वेरिएबल हैं उनको सबको एक ही वेरिएबल की फॉर्म में बदल लो। आ गया होगा आपको समझ में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो अब ये जो था अपना टोटल इंटीग्रेशन, टोटल क्लोज कर्व के लिए, इसमें इसका पाथ अलग है और आने का पाथ अलग है। तो क्या मैं इसको एक साथ सोल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, जाते टाइम तो इक्वेशन ऑफ पाथ अलग है तो अलग रिप्लेसमेंट आएगा और आते टाइम रिप्लेसमेंट अलग आएगा, इसीलिए मैंने इसको दो टुकड़ों में लिख लिया। यहाँ से यहाँ तक का पहला इंटीग्रेशन हो गया और वहाँ 1 से यहाँ तक का दूसरा इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर है, चलो तो अब करते हैं। तो पहले फर्स्ट सोल्व कर लेता हूँ मैं, उसके बाद सेकंड सोल्व कर लूँगा और फिर दोनों को जोड़ दूंगा तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी ना। हाँ, तो जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है उसको सोल्व कर लेते हैं अपन। कब, जब अपन 0 0 2 कहाँ जा रहे हैं, 1 1 पे जा रहे हैं, यूजिंग y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, वाई इक्वल टू, क्योंकि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स ही है ये, है ना। हाँ, तो देखो अगर y इक्वल टू अंडर रूट एक्स है तो dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर लो, y का dy हो गया, x की पावर 1/2 है तो x की पावर n का कितना होता है डेरिवेटिव, n x की पावर n माइनस 1 dx, यही होगा। तो देखो 1/2 x की पावर कितनी है, ऑलरेडी 1/2 है, इसमें से -1 और dx, तो कितना हो गया dy इक्वल टू 1/2 x की पावर 1/2 प्लस का और माइनस का 1, तो माइनस का हाफ आएगा, माइनस का हाफ आएगा तो नीचे लिख सकता हूँ मैं इसे। बताओ कोई दिक्कत हो तो, नहीं होगी। तो मैं फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है उसको सोल्व करता हूँ। तो देखो रिप्लेसमेंट जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ अंडर रूट एक्स रख लूँगा। तो पहले तो ये देखो 3x² माइनस 8 वाई का स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा x ये dx प्लस 4 वाई की जगह कितना आएगा बताओ, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 माइनस माइनस 6x, वाई की जगह कितना आएगा x की पावर 1/2, dy की जगह कितना आएगा, dy की जगह ये वैल्यू आएगी 1/2 अंडर रूट एक्स dx, और ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट इंटीग्रेशन। अब देखो पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक ही वेरिएबल से रिप्लेस हो गया, नहीं हो गया, सिर्फ एक्स एक्स आ गए, नहीं आ गए, आ गए ना। हाँ, अब लिमिट किसकी लगेगी, एक्स की लगेगी। तो कहाँ से जा रहे हो, 0 0 to 1 1, तो ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की होती है दूसरी। तो एक्स 0 से लेके 1 तक जा रहा है, तो 0 से लेके 1 तक, आगे तो क्या है, सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है, कर लेते हैं। देखो 0 to 1 3x² माइनस 8x dx। अब x की पावर 1/2 ही तो है, ये इसको अंदर ले चलूँ मैं तो ये क्या बनेगा 4, ये x की पावर 1/2 इससे कैंसिल हो जाएगी तो सिर्फ 4 बच जाएगा, माइनस 6x क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 और ये dx, ये अपना। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, तब क्या करें अपन, अब अपन इसको मिटा लेता हूँ मैं इस लाइन को ना, क्योंकि इनको अपन नहीं मिटा, अच्छा इनको मिटा लेता हूँ, चलो वैसे भी इनकी अब ज़रूरत नहीं है। ये समझ गए थे ना सारी चीज़ें, किस तरीके से अपन कैसे जा रहे हैं और कैसे वापस आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आओ भाई,
तो ये आ गया फर्स्ट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट 3x² माइनस 8x, 3x² माइनस 8x। अब इस सब में देखो dx दोनों कॉमन ही जाएगा तो मैं एक साथ ही लिख लूँगा। 4/2 कितना हो जाएगा 2, वो भी किसका प्लस का 2, और माइनस का 6/2 माइनस का 3x dx। 0 to कितना 1, 0 to 1। तो देखो अब तो कुछ नहीं है, ये 3x² है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 3x³ माइनस 8x और माइनस का 3x, तो माइनस के 11 हो गए, एक साथ ही कर लेता हूँ। x का करोगे तो x² प्लस 2 इंटू एक्स, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक, तो कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 1/3 माइनस 11/2, 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 2, लोअर लिमिट 0 रखोगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, साइब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 माइनस 11/2 प्लस 2 एलसीएम ले लूँ मैं तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो 2 माइनस 11 एंड प्लस 4, तो प्लस के 6 और माइनस के 11, इसका मतलब माइनस के 5/2। फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई इसकी -5/2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, एक जापानीज़ जो है कोट है कि आप 1000 दिन तक अलग अलग किक की प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ पे कराटे जो है काफ़ी फेमस होते हैं, कराटे सिखाए जाते हैं। तो कहते हैं जो गुरु होते हैं वहाँ के, जिनको मास्टर कहते हैं अपन, वो कहते हैं कि भैया आप 1000 दिन तक अलग अलग रोज़ एक अलग अलग किक मारना समझते हो ना, हाँ, की प्रैक्टिस करो। उससे अच्छा ये है कि आप एक किक की ही प्रैक्टिस कितनी बार करो, 1000 बार करो, दैट्स बेटर। तो देखो मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसी में मैं अपनी पूरी जो है बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझो, कोई दिक्कत आए तो पूछना। बाकी असाइनमेंट तो मैं सोल्व पिछली भी करवाई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये भी करवाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप भी जो एक क्वेश्चन समझो ना, उसमें पूरी जान लगा दो, क्योंकि फिलहाल कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम होता जा रहा है अपना ह्यूमंस का, आपका नहीं, मेरा भी बहुत कम है। आप देखना कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो क्या होता है, आप 7, 8, 10 सेकेंड मैक्सिमम 1 मिनट के बाद आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता और चला जाता है। फिर अचानक सोचते हो यार ये क्या, मैं क्या पढ़ के निकल गया, फिर वापस उसी पैराग्राफ पे आते हो। तो कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाना है, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको पूरा बेस्ट देना है, आप जितना सीख रहे हो उसमें अपना बेस्ट होना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन क्या वैल्यू आ गई -5/2। तो अब मैं इन चीज़ों को मिटा लेता हूँ और मैं दूसरा सोल्व करता हूँ, ठीक है। देखो अब सेकंड वाला इंटीग्रेशन अपन जो है सोल्व कर लेते हैं। सेकंड तो इसमें रिप्लेसमेंट डायरेक्ट कर लूँ मैं, कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपने को x और जो y है उनमें से एक ही रखना है। तो देखो इसमें कौन सा इक्वेशन पाथ क्या है इसकी, सेकंड की वापस आते टाइम y = x²। तो इस बार आप क्या रखोगे इसके लिए आप रखोगे y = x²। इसका मतलब dy की जगह आप कितना रखोगे 2x dx। तो मैं डायरेक्ट रिप्लेस करके ही लिख लेता हूँ। तो देखो 3x² माइनस 8 y² है, y², तो y का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी पावर x की 4 हो जाएगी, ठीक है। dx एज इट इज, ठीक है, प्लस 4 y की जगह x², अच्छा, माइनस 6 x एज इट इज है, y की जगह x², तो x² और ये x³ हो जाएंगे, ठीक है, हाँ, और dy की जगह 2x dx और टोटल इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। x की लिमिट वापस देखो, इस बार कहाँ आ रहे हो आप 1 1 से 0 0 पे आ रहे हो, तो लिमिट क्या लगेगी 1 से लेके 0, लिमिट क्या लगेगी 1 से लेके 0, ध्यान रखना ना, क्योंकि कहाँ से आ रहे हैं अपन 1 1 2 0 0 पे आ रहे हैं,
तो कहाँ से लगे चले, 1 से चले, कहाँ आए 0 पे चले। लिमिट भी ध्यान रखना, बाकी तो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस का, लेकिन ये साइन बहुत कुछ चेंज कर सकता है, आपका क्वेश्चन गलत कर सकता है ना। तो लिमिट्स का ध्यान रखना है आपको। तो देखो ये हो गया 3x² माइनस 8x4, क्योंकि dx दोनों में कॉमन है तो मैं एक साथ ले लूँगा, प्लस देखो 4x² और बाहर 8x है तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, x³ हो जाएगा। बताओ x² और x³ फिर नेगेटिव साइन है, 6 है, 6 2 जा 12 और x की पावर 4 और बाहर आ गया टोटल dx। बताओ अब ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। तो देखो स्क्वायर की एक टर्म है और ये -12 और -8 -20 हो जाएगा, और क्यूब की जो है 8 टर्म्स हैं, तो यहाँ से कर लेता हूँ मैं 1 से लेके 0। तो देखो स्क्वायर का करोगे तो 3x² कितना हो जाएगा, x³/3 माइनस 8 ये रहा और 12 ये रहा तो माइनस के 20, x की पावर 4 है तो 4 है तो x की पावर 5/5 प्लस 8, x³ है तो पावर 4/4, लिमिट 1 से लेके 0। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब अपर लिमिट के लिए तो तीनों 0, लोअर लिमिट के लिए वैल्यू लेंगे तो लोअर लिमिट के लिए लेंगे तो लोअर लिमिट में क्या आता है, माइनस आता है। तो देखो अपर लिमिट के लिए तो 0 -0 + 0, फिर लोअर लिमिट के लिए -1 रखोगे तो 1 की क्यूब 1, फिर देखो लोअर लिमिट का माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 की पावर 5 करोगे तो भी 1, तो ये कितना हो जाएगा 4, और 1 की पावर 4 करोगे तो भी 1, तो ये माइनस का 2। माइनस क्यों है, लोअर लिमिट, ये तीनों यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर लिमिट की वैल्यू है, तो माइनस, ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माइनस था और ये माइनस, तो कितना आ गया -1 और -2, -3 और +4, तो मतलब +1 आ गया। ये कितना आ गया, +1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +1, इस वाले इंटीग्रेशन की, दोनों की आ गई। तो इन दोनों की वैल्यू मैं लिखता हूँ, ये मैं मिटा लेता हूँ। तो देखो तो कंप्लीट इंटीग्रेशन, ये जो है कंप्लीट इंटीग्रेशन, ये कितना आ गया, -5/2 + 1 = नथिंग बट 2, -5 + 2 एंड -3/2। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन की, इसकी कंप्लीट इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ध्यान रखना इक्वेशन ऑफ पाथ को भी ध्यान रखना है कि मैं इस तरफ से गया हूं और इस तरफ से आया हूं। अब मान लो अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर अगर क्वेश्चन में ये दिया गया होता कि इस तरफ से जाओ और इस तरफ से आओ तो आंसर में क्या चेंज आता, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मैंने क्या कहा, मैंने सवाल कैसे किया कि मैं y = √x वाले पाथ से गया और y = x² वाले पाथ से वापस आया। अगर मैं उल्टा कर देता तब भी क्लोज पाथ तो बनता, मतलब मैं इस तरफ से जाता और इस तरफ से आता तो आंसर में क्या चेंज आएगा, ये आपको मेरे को बताना है। क्लियर है, ठीक है, ईमानदारी से बताना है। वीडियो पॉज कर लो और नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ये बस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये साइन क्या जाता, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाता। पॉजिटिव मतलब एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर आप डायरेक्शन बदल देते हो पाथ की तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, बस एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो अपन ने सीधी सीधी कर लिया, अब अपन करते हैं ग्रीन थ्योरम को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो ग्रीन थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं इस फंक्शन में पहचान करता हूँ, तो जो dx के साथ है वो फाई है, तो यहाँ पे फाई कितना है, 3x² माइनस 8y²। बताओ फाई कितना है, 3x² माइनस 8y², और dy के साथ जो है वो साई है, तो साई कितना है, 4y माइनस 6xy। क्लियर है, ठीक है। अब मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे कौन चाहिए, डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई कितना होगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव है ये, और वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 8y² का 2y, तो कितना हो जाएगा, -16y। ऐसे डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स चाहिए,
तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ये टर्म तो जीरो, और ये टर्म कितनी जगह माइनस एज इट इज, वाई 6 एज इट इज, वाई एज इट इज, एक्स का करोगे तो 1। तो ये देखो ये इसकी भी वैल्यू आ गई और ये अपने पास इसकी भी वैल्यू आ गई। तो अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को मैं एल आई लिख लेता हूँ ना, तो ये कंप्लीट, क्योंकि मेरे को बार बार नहीं लिखना पड़े, तो इस कंप्लीट वैल्यू को मतलब यहाँ उठा के इसके बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। और डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स मतलब -6y माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई कितना है, -16y। अच्छा, इंटू डी एक्स डी वाई, तो ये अपना पूरा इंटीग्रेशन देखो कितना छोटा सा बन गया है। अभी अपन इसको सोल्व किया तो काफ़ी टाइम लगा अपने को, और इसको बहुत जल्दी अपन कर सकते हैं। ये डबल इंटीग्रेशन है, लेकिन क्या है, डबल इंटीग्रेशन। तो अब इसको कैसे सोल्व करना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसमें सिर्फ अपने को क्या सोल्व करना है, लिमिट्स सोल्व करना है, और एक छोटी सी चीज़ है जो आपको और ध्यान रखनी है। इट विल बी बेटर इफ़ यू राइट हेयर डी एक्स डी वाई की जगह यहाँ पे आप डी एस लिखो, और डी एस की जगह यहाँ आप लिख सकते हो चाहे तो डी एक्स डी वाई। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है जो भी एरिया होता है उसकी डायरेक्शन दो हो सकती हैं, परपेंडिकुलर बाहर ले सकते हो, परपेंडिकुलर अंदर ले सकते हो। तो ये किससे डिसाइड होगा इस क्वेश्चन के अंदर, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई की जगह माइनस डी एक्स डी वाई लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, बेटर नहीं रहेगा, एग्जैक्टिव हो रहेगा, करेक्टिव हो रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो आपने ये पाथ लिया है, तो जब भी किसी कर्व से, कोई कर्व से, जैसे कोई भी कर्व है ये आर्बिट्रेरी कर्व, ठीक है, और इससे कोई एरिया बाउंड हो रहा है, तो मैं इसके डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर बाहर ले सकता हूँ या अंदर ले सकता हूँ। सो विच वन यू विल चूज, आप कौन सी चूज करोगे, ये डिपेंड करता है इस कर्व के किसके अलोंग रोटेशन है, मतलब किस तरफ घूम रहा है ये। अगर मान लो आप इस तरीके से चल रहे हो, ठीक है, तो देखो आपकी उंगलियां इसकी डायरेक्शन में घुमा लो आप, तो जो थंब है राइट हैंड, हमेशा कौन सा यूज करना है, राइट हैंड यूज करना है। उंगली घुमा लो तो देखो अंगूठा कहाँ है, अंदर, तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, इनटू द पेज लोगे। लेकिन अगर ये डायरेक्शन कैसी होती, ऐसे होती, तो उंगलियां यूं घूमेंगी तो अंगूठा बाहर, तो इस केस में क्या ले लोगे, आउट ऑफ द पेज। तो देखो इसमें मैंने यूं जाके यूं आया हूं, इसका मतलब उंगलियां यूं घुमाऊंगा, तो इनटू द पेज, इनटू द पेज का मतलब अंदर, अंदर का एरिया अपन नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या करें, इसको dx dy ना लेके माइनस dx dy ले। समझ में आ गया, क्योंकि मैंने क्या कहा, और कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्योंकि अगर आप पाथ इस तरीके से लोगे, जैसे ये पाथ अगर इस तरीके से लेते हो, तो उस केस में उंगलियां ऐसे घूमेंगी, उस केस में आप प्लस dx dy लोगे। क्लियर है, तो आउटसाइड प्लस, इनसाइड नेगेटिव। तो आप समझ गए होगे मैंने माइनस क्यों लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि जो मैंने इंटीग्रेशन जो कैलकुलेट किया है वो किस पाथ के अलोंग किया है, मैं y इक्वल्स टू √x के अलोंग गया था और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अलोंग वापस आया था, तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं सरफेस की डायरेक्शन लूंगा। क्लियर है, तो ये आ गई अंदर, इसीलिए मैंने एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा लिया और इस नेगेटिव को मैं बाहर लगा लेता हूँ। क्लियर है, आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट बताते हैं आपको। तो ये है माइनस के 6y, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 16y एंड dx dy। क्लियर है, तो कितने हो गए, प्लस के 10 और बाहर माइनस है, तो ये हो गया माइनस के 10y dx dy और सरफेस इंटीग्रेशन। अब अपने को कुछ नहीं करना है, x और y की जो है लिमिट कैलकुलेट करनी है। क्लियर है, देखो अब बाकी रीजन तो भूल जाओ, ये तो अपना रीजन ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है अपना, तो ये बाउंडेड रीजन है ये वाला। तो डबल इंटीग्रेशन आपने पढ़े होंगे बीएससी के अंदर भी, और शायद 11th 12th के मैथमेटिक्स में भी आ जाता है। तो देखो एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, तो देखो कहाँ से जा रहा है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये रेड वाली लाइन से स्टार्ट हुआ। रेड वाली लाइन कौन सी थी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रही है। कहाँ पे खत्म हो रही है, ये वाली लाइन कौन सी थी, y इक्वल टू √x, कौन सी थी, y इक्वल टू √x। तो y की लिमिट क्या हो गई, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस y की लिमिट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्स स्क्वायर के ऊपर से, एक्स स्क्वायर के ऊपर से कहाँ तक जा रही है, y की लिमिट √x तक जा रही है। ठीक है, अब देखो x की लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है आपको,
ये 0 0 था और ये 1 1 था ना, तो ये कितना है, ये पॉइंट कौन सा है, ये 1 ही तो है। तो x 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। तो x कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 1 तक। हालांकि ये लिमिट निकालना आपको अच्छे से जो स्कूल के अंदर सिखाया होगा, फिर भी आपको नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा। और ये हो गया tan y dx dy, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये जो मैंने स्लिट ली है, इसको मैं ऐसे ना लेके ऐसे भी तो ले सकता था, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट क्या लग जाएगी फिर, अब लिमिट x की लगेगी, क्योंकि देखो x एक्सिस के अलॉन्ग चेंज आ रहा है इसमें, तो ये जो लिमिट लगेगी x की लगेगी। तो ये कौन सा था, ये ब्लू वाला क्या था, x इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो आप x की लिमिट लगाओगे, x इक्वल टू वाई स्क्वायर से लेके x कहाँ तक जा रहा है, अंडर रूट वाई तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, तो अगर आप इस तरीके से ले लेते हो अल्पांश छोटा सा एरिया, तो ये देखो x के अलोंग है तो x की लिमिट लगाओगे। मैंने यूं लिया था तो मैं y के अलोंग था, तो y की लिमिट मैंने लगा ली, और फिर जो बच गया उसके डायरेक्ट लिमिट लग जाती है। तो अगर आप ऐसे लेते हो तो अब लिमिट y की डायरेक्ट लगेगी 0 से लेके 1 तक, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने y की लिमिट लगा ली ऐसे, मतलब मैंने कैसा ले लिया इसको, इस तरीके से ले लिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है लिमिट ले ली है। अब देखो इनमें से dx की पहले x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करोगे या y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करोगे। तो देखो मैंने सरफेस इंटीग्रेशन समझाया था, सरफेस इंटीग्रेशन में भी मैंने एक बात लिखवाई थी कि हमेशा उसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करो जिसके लिमिट में कोई वेरिएबल हो, जिसकी लिमिट में क्या हो, वेरिएबल। तो y की लिमिट में वेरिएबल है तो पहले y के रेस्पेक्ट में सोल्व होगा, उसके बाद ये x के रेस्पेक्ट में सोल्व होगा। क्लियर है, चलो तो मैं ये अब सब मिटा लेता हूँ। तो ये आ गया माइनस tan y dx dy, y की लिमिट एक्स स्क्वायर से लेके अंडर रूट एक्स तक, x की लिमिट 0 से लेके 1 तक, माइनस tan एज इट इज़ y का करोगे तो y स्क्वायर बाई 2 लिमिट एक्स स्क्वायर से अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स की लिमिट 0 से लेके 1। तो देखो माइनस tan बाई 2 का मतलब 5 बाहर आ गया, 0 से 1, तो वाई स्क्वायर बच गया। अपर लिमिट रखोगे तो y की जगह अंडर रूट एक्स रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। फिर लोअर लिमिट के लिए माइनस, और y की जगह जब एक्स स्क्वायर रखोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4, और ये हो जाएगा कितना, dx। आप देखो कुछ नहीं है आगे, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा है सिर्फ -5, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, x³/3 माइनस x4 का कितना हो जाएगा, x5/5, लिमिट 0 से 1, तो कितना हो गया, माइनस का 5, 1/3 माइनस 1/5, ठीक है, -5 बाहर है और 1/3 माइनस 1/5, इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम 15, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, तो 5 माइनस 3, तो -5 इंटू 2/15, तो ये कैंसिल 3, तो कितना आ गया, -2/3। I think we have done something mistake during the solution, because both the values must be same, -3/2. So 1/3 minus 1/5, 5 and 3, 5 minus 3, 2/15, and this is -2/3. And we have, let me check it again. Del phi upon delta y is nothing but -16y, and delta psi upon delta x is nothing but, this is psi -6y. Okay, and we have to write as delta phi upon delta x, sorry, delta psi upon delta x means -6y minus -16y,
एंड नथिंग बट dx dy, यही था। तो ये हो जाता है, और ये माइनस किसकी वजह से था, क्योंकि अपन ने डायरेक्शन इस तरीके से ले रहे थे सरफेस की वजह से। तो ये माइनस tan y dx dy, y की लिमिट एक्स स्क्वायर से अंडर रूट एक्स, और ये tan y dy dx, इसका करेंगे तो माइनस टेन, ये 0 to 1 कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 0 to 1 tan एज इट इज़, y का करोगे तो y स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 बन जाएगा 5, और y स्क्वायर की लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर से अंडर रूट एक्स। ओके ओके ओके, सो आई हैव गॉट वेयर वाज द प्रॉब्लम। जब अपन ने अपर लिमिट रखी तो y स्क्वायर की जगह अपन ने एक्स स्क्वायर रख दिया था, लेकिन जब y की वैल्यू अंडर रूट एक्स रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ x आएगी, सिर्फ कितनी आएगी, x x x x x, ठीक है। तो y की वैल्यू अपन ने यहाँ पे जो है थोड़ी सी मिस्टेक जो है कर दी थी, -5, और यहाँ पे जब आप अपर लिमिट रखोगे तो y का स्क्वायर है, तो मतलब y की जगह अंडर रूट एक्स, तो स्क्वायर करोगे तो भैया x ही तो आएगा, अपन ने x स्क्वायर कर दिया था, ये अपनी प्रॉब्लम थी। और यहाँ x की पावर 4, ये करेक्ट है, और ये हो गया 0 to 1, ठीक है। तो थोड़ी सी जो है कैलकुलेशन मिस्टेक थी, 0 to 1। अब x का देखो कर लो डायरेक्ट, x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 5/5, ठीक है, और 0 से लेके 1 तक। तो भैया ये हो जाएगा, ये है -5, 1/2 माइनस 1/5, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, -5। एलसीएम कितना ले लेता हूँ मैं, 10, तो यहाँ कितना जाएगा 5, और यहाँ कितना जाएगा 2, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, और ये कैंसिल करोगे तो देखो कितना आ गया, -3/2, कितना आ गया, -3/2। और जब आपने डायरेक्ट लाइन इंटीग्रेशन को सोल्व किया था तो भी वैल्यू कितनी आई थी, -3/2। तो जो थोड़ी सी जो मिस्टेक थी, ध्यान रखना कई बार ऐसी जो है सिली मिस्टेक आपसे हो जाती है कैलकुलेशन में, आप पूरी कॉन्सेप्ट ठीक कर रहे हो लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई सिली मिस्टेक, तो इसको ध्यान रखना है भैया ना, कभी भी किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो देखो मैंने जस्ट पूरी कैलकुलेशन ठीक की, सिर्फ क्या किया, जब मैंने लिमिट रख रहा था यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कितना था, वाई स्क्वायर था, और वाई की लिमिट अंडर रूट एक्स थी, तो मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया था, ये मैंने गलती कर दी थी, ठीक है ना। तो ये करेक्शन होने के बाद एकदम एग्जैक्ट आ गया। देखो जब अपन ने इसको डायरेक्ट सोल्व किया लाइन इंटीग्रेशन को तो भी -3/2 आया, और जब मैंने ये थ्योरम यूज करके सोल्व किया तो भी कितना आया, -3/2 आया, ठीक है। तो आपको देखो एक क्वेश्चन ये जो है कंप्लीट नोट डाउन करना है, और दोबारा से इसको चाहे तो आप दोबारा से प्ले करके एक बार जो है कंप्लीट देखना है, एक एक चीज़ मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाई है, और आपको अच्छे से जो है थ्योरम समझ में आ गई होगी, ग्रीन्स थ्योरम। अब अपन अगली जो थ्योरम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कर्ल स्टोक्स थ्योरम, ठीक है।